जोन 5। पिछली क्लास में हम लोगों ने एग्जामिनेशन ऑफ फुट एंड एंकल पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये उसका तीसरा पार्ट है। तो उसमें जोन 5 पढ़ेंगे हम लोग। लैटरल मेलियोलस, द लैटरल कोलैटरल लिगामेंट लाइज ऑन द lateral side and is not as strong as the medial deltoid ligament. Lateral malleolus, lateral कोलेटरल लिगामेंट बाहर की तरफ होता है और मीडियल डेल्टॉइड लिगामेंट जितना मजबूत नहीं होता। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। द एंटीरियर talofibular ligament is the first part of the ligament that is involved in an inversion sprain of the ankle joint. इसके मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। पहला है एंटीरियर ट्यूबोफिबुलर लिगामेंट। लिगामेंट का पहला हिस्सा है जो टखने के जोड़ में इन्वर्जन मोच में शामिल होती है। जब मोच इन्वर्जन मोच होती है तो उसमें ये प्रभावित होता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लिगामेंट इज द कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट विच इज इंसर्टेड इनटू द लेटरल वॉल ऑफ द कैल्केनियस लिगामेंट का दूसरा हिस्सा कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट है जो कैल्केनियस की बाहरी दीवार से जुड़ा होता है। कैल्केनियस की बाहरी दीवार से जुड़ा होता है। दिस पार्ट इज इन्वॉल्व ओनली आफ्टर द फर्स्ट पार्ट इज आल्सो टर्न इन इंजरी। यह हिस्सा तभी शामिल होता है जब चोट लगने पर पहला हिस्सा भी फट जाता है। यानी पहला फट गया तब ये मतलब इस पर प्रभाव पड़ेगा। इफ बोथ दीज parts are affected, it may lead to ankle instability. अगर ये दोनों हिस्से प्रभावित होते हैं तो टखने में अस्थिरता आ जाती है। टखने में अस्थिरता आ सकती है। द थर्ड पार्ट इज द पोस्टीरियर talofibular ligament which is inserted into the small posterior tubercle of the talus. तीसरा हिस्सा पोस्टीरियर टेलोफ्यूबुलर लिगामेंट है जो टेलस के छोटे पिछले हिस्से यानी पोस्टीरियर ट्यूबरकल से जुड़ा होता है। दिस थर्ड पार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड prevents forward slippage of the fibula on the talus and is only involved in severe injury of the ankle. यह तीसरा हिस्सा बहुत मजबूत होता है और टैलस पर फिबुला को आगे खिसकने से रोकता है और केवल टखने की गंभीर चोट में ही शामिल होता है। यह हिस्सा टखने की गंभीर चोट में ही शामिल होता है। पेरेनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस टेंडन। These two tendons pass over the lateral aspect of the calcaneus with the peroneal tubercle in between them. पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस टेंडन ये दोनों टेंडन कैल्केनियस के बाहरी हिस्से से गुजरते हैं और इनके बीच पेरोनियल ट्यूबरकल होता है। पेरोनियल ट्यूबरकल होता है। दे आर स्ट्रॉन्ग प्राइमरी एवर्टर्स ऑन द एंकल एंड आर कवर्ड बाई अ
रेटिनाकुलम रेटिनिकुलम which keeps them in place and may result in snapping of the tendons when its रेटिनिकुलम इज डेफिशिएंट। ये टखने के मजबूत प्राइमरी एवर्टर्स होते हैं और एक रेटिनिकुलम से ढके होते हैं जो इन्हें अपनी जगह पर बनाए रखता है, जो इन्हें अपनी जगह पर बनाए रखता है। दिस में रिजल्ट is in snapping tendon when the snap is seen and felt audibly। स्नैपिंग, जब यह रेटिनिकुलम कमज़ोर या ख़राब हो जाता है तो टेंडन में स्नैपिंग यानी चटकने जैसी आवाज़ या झटके जैसी आवाज़ होती है। The peroneus brevis tendon passes below the tubercle and is inserted into the tuberosity of the base of the fifth metatarsal, which may be pulled along with a flake of bone or may fracture when it is tender। पेरोनियस ब्रेविस टेंडन ट्यूबरकल के नीचे से गुजरता है और पांचवें मेटाटार्सल के बेस की ट्यूबरोसिटी से जुड़ता है। चोट लगने पर यह हड्डी के एक टुकड़े के साथ खिंच जाता है और फ्रैक्चर हो सकता है, खिंच सकता है और फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो ये जोन 5 था। अब जोन 6 पे बात करेंगे हम लोग। साइनस टार्सी। The sinus tarsi is commonly affected in ankle sprain, rheumatoid arthritis or specific paralysis। एंकल में मोच, रोमेटाइड आर्थराइटिस या स्पास्टिक पैरालिसिस में अक्सर साइनस टार्सी प्रभावित होता है। द एक्सटेंसर डिजिटोरम brevis tendon may be felt bulging out of the sinus tarsi when the patient extends his toe। जब मरीज अपने पैर की उंगलियों को फैलाता है तो साइनस टार्सी से एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस टेंडन बाहर की ओर उभरा हुआ महसूस होता है, हो सकता है। नेक्स्ट है हेड ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल, जोन 7। पांचवें मेटाटार्सल का सिरा, हेड। अब वर्सा इज प्रेजेंट जस्ट ओवरलाइन द लेटरल साइड ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। पांचवें मेटाटार्सल के बाहरी लेटरल हिस्से के ठीक ऊपर एक वर्सा होता है। दिस मे बी इन्फ्लाम्ड गिविंग राइज टू अ कैलियोसिटी कॉल्ड अ टेलर्स वनियन। इसमें सूजन आ सकती है जिससे टेलर वनियन नाम की गांठ बन सकती है। जोन 8 कैल्केनियस यानी एड़ी की बात कर रहा है। द गैस्ट्रोनीमियस एंड द सोलस मसल्स फॉर्म अ कॉमन टेंडन कॉल्ड द टेंडोक्लिस which is the strongest tendon in the body।
गैस्ट्रोनेमियस और सैलियस मांसपेशियां मिलकर एक कॉमन टेंडन बनाती हैं जिसे टेंडोक्लीज कहते हैं, जो शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत टेंडन होता है। दिस कैन बी ruptured by a sharp blow or a lacration which is painful and tender, and in which case the patient is unable to perform plantar flexion. plantar flexion okay plantar flexion यह किसी तेज चोट या कटने से फट सकता है जो दर्दनाक और संवेदनशील होता है। ऐसी स्थिति में मरीज प्लांटर फ्लेक्शन पैर के पंजे को नीचे की ओर झुकाना नहीं कर पाएगा। The ruptured ends may retract, leaving a palpable defect just above the posterior calcaneus. फटे हुए सिर पीछे हट सकते हैं, जिससे कैल्केनियस के पिछले हिस्से के ठीक ऊपर एक ऐसी जगह बनती है जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है। The tendon is tested by asking the patient to lay prone. टेंडन की जांच के लिए मरीज को पेट केवल लेटने के लिए कहा जाता है। The calf is squeezed to see if there is any plantar flexion. पिंडली को दबाकर देखा जाता है कि क्या प्लांटर फ्लेक्शन होता है या नहीं होता है। इफ़ इट इज़ डायमेंशनड आर absent द टेंडन इज रप्चर्ड। अगर ये कम या बिल्कुल नहीं होता है तो क्या कहा जाता है कि लगता है ये फटा हुआ माना जाता है, टेंडन फट गया है। द रेट्रोकैल्केनियल बर्सा लाइज बिटवीन द टेंडोक्लीज एंड द पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ द कैल्केनियस। रेट्रोकैल्केनियस बर्सा टेंडोक्लीज और कैल्केनियस के पिछले ऊपरी कोने के बीच स्थित होता है। दिस कैन बी इन्फ्लाम्ड इन bursitis due to excessive friction over the bursa, such as with ill-fitting shoe. गलत फिटिंग वाले जूते पहनने के कारणों से वर्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित यानी रगड़ लगने से इसमें बर्साइटिस हो जाती, सूजन आ जाती है। कैल्केनियस वर्षा दिस इज लोकेटेड superficially between the tendocles and the skin of the heel। तो ये टेंडोक्लीज और एड़ी की त्वचा के बीच ऊपरी सतह पर स्थित होता है। दिस कैन बी लोकेटेड बाय पिंचिंग द वर्सा बिटवीन द एग्जामिन फिंगर्स। जांच करने वाली उंगलियों के बीच वर्षा को दबाकर उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। है प्लांटर सरफेस ऑफ द फूट। प्लांटर सरफेस ऑफ द फूट पैर का तलवा। द सेंट्रल बोनी प्रोमिनेंस दैट इज फेल्ट इन द हिंड फूट इज द मीडियल ट्यूबरकल ऑफ द कैल्केनियस। पैर के पिछले हिस्से में महसूस होने वाला बीच का उभरा हुआ हिस्सा कैल्केनियस यानी एड़ी की हड्डी का मीडियल ट्यूबरकल होता है। मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ द फूट ओरिजिनेट
from it, and it should be examined for the presence of a bony prominence called a calcaneal super, which is tender on palpation. पैर की ज़्यादातर मांसपेशियां यहीं से शुरू होती हैं। यहाँ कैल्केनियस स्पर नाम के हड्डी के उभार की जांच होती है, की जानी चाहिए। पैर इसमें छूने पर दर्द होता है, जब इसकी जांच होती है तो छूने पर दर्द होता है। प्लांटर एपोन्यूरोसिस, प्लांटर फेसिया, these are strong bands of fascia which originate at the medial tubercle of the calcaneus, splaying out into the sole to be attached to the ligamentous structure near the metatarsal head in the forefoot. ये फेसिया के मजबूत बैंड होते हैं जो कैल्केनियस के मीडियल ट्यूबरकल के शुरू होकर तलवे में फैलते हैं और पैर के अगले हिस्से यानी फोरफुट में मेटाटार्सल हेड्स के पास लिगामेंट वाले हिस्से में जुड़ते हैं। द सोल ऑफ द फूट is normally smooth to palpation but may be nodular in plantar fasciitis when it is painful. आम तौर पर पैर का तलवा छूने में चिकना होता है, लेकिन प्लांटर फेसाइटिस में यह गांठदार हो जाता है और इसमें दर्द होता है। कंटिन्यू पल्पेशन बिटवीन द metatarsal heads for nodules are tenderness. मेटाटार्सल हेड्स के बीच गांठ या दर्द टेंडरनेस के लिए लगातार जांच की जाती है। एन एरिया ऑफ टेंडरनेस बिटवीन द हेड्स ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल इज कॉमनली सीन। तीसरी और चौथी मेटाटार्सल हड्डियों के सिरे के बीच दर्द वाला हिस्सा अक्सर देखा जाता है। इट इज कॉल्ड मॉर्टन्स न्यूरोमा, इसे मॉर्टन न्यूरोमा कहा जाता है। अब है नेक्स्ट जोन 10वां, टोस पैर की उंगली। सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशन विच आर कॉमनली सीन इन द टोज। पैर की उंगलियों में आमतौर पर देखी जाने वाली कुछ बीमारियां। पहला है क्लेटोज। दिस इज अ कंडीशन which is commonly seen in pes cavis when the metatarsophalangeal joint is hyperextended along with hyperflexion of the proximal and distal interphalangeal joint। यह स्थिति आमतौर पर पेस केवस में देखी जाती है जिसमें मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट बहुत ज़्यादा फैले होते हैं और प्रॉक्सिमल व डिस्टल इंटरफैलेंजियल जोड़ बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं। इन दिस कंडीशन कैलोसिटीज में डेवलप ओवर द डोर्सम और द टोस एंड ओवर द मेटाटार्सल हेड्स ऑन द प्लांटर साइड। यह स्थिति में उंगलियों के ऊपर हिस्से और तलवे की तरफ मेटाटार्सल हेड पर सख्त त्वचा बन जाती है। हेमाटोज दिस इज यूजुअली सीन इन द सेकंड टो एंड कंसिस्ट ऑफ हाइपर एक्सटेंशन
of the metatarsophalageal and distal interphalangeal joint along with hyperflexion of the proximal interphalangeal joint। यह आमतौर पर पैर की दूसरी उंगली में देखा जाता है। इसमें मेटाटार्सोफेलेंजियल और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जोड़ बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जोड़ बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं। दिस इज यूजुअली सीन इन पेशेंट विद इल फिटिंग शूज। यह आमतौर पर उन मरीजों में देखा जाता है जो ठीक से फिट ना होने वाले जूते पहनते हैं। Corns soft corns are usually found due to the excessive moisture between the toes, especially between the fourth and fifth toe। नरम कॉर्न्स आमतौर पर उंगलियों के बीच, खासकर चौथी और पांचवी उंगली के बीच ज़्यादा नरमी के कारण होते हैं। हार्ड कॉर्न्स आर यूजुअली फेल्ट on the dorsum of the flexed interphalangeal joint, usually the fifth toe। सख्त कॉर्न्स आमतौर पर मुड़े हुए इंटरफेलेंजियल जोड़ के ऊपरी हिस्से पर महसूस होते हैं, खासकर पांचवी उंगली के ऊपर। Ingrown toenails, the anterior corners of the lateral and medial side of the toenail may be dig into the surrounding skin, resulting in pain, redness and tenderness of the soft tissue। तो पैर के नाखून के किनारे बाहरी और अंदरूनी आसपास की त्वचा में धंस जाते हैं, जिससे दर्द, लालिमा और नरम ऊतकों में संवेदनशीलता हो सकती है। रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। The normal range of movement at the foot and ankle are। पैर और टखने में मूवमेंट की सामान्य रेंज इस प्रकार है। एंकल मूवमेंट प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सिफ्लेक्शन। टखने का जो मूवमेंट है वो प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सल फ्लेक्शन होता है। सबटेलर मूवमेंट इन्वर्जन एंड इवर्जन। सबटेलर मूवमेंट जो है इन्वर्जन और इवर्जन होता है। मिड टॉर्सल मूवमेंट फोरफुट अडक्शन एंड फोरफुट अबडक्शन। टो मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एक्टिव रेंज मूवमेंट। आस्क द पेशेंट टू वॉक ऑफ हिज टो टू टेस्ट फॉर डोर्सिफ्लेक्शन एंड आस्क हिम टू प्लांटर फ्लेक्शन हिज फुट एंड मूव हिज टोज। एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव रेंज मूवमेंट में डोर्सिफ्लेक्शन की जांच के लिए मरीज को पंजे केवल चलने के लिए कहते हैं, यानी कि आप पंजे केवल यानी आगे टो केवल चलते हैं। उनसे अपने पैर की प्लांटर फ्लेक्शन करने और उंगलियों को हिलाने के लिए कहा जाता है। टेस्ट फॉर इन्वर्जन बाई आस्किंग हिम। टेस्ट फॉर इन्वर्जन बाई आस्किंग हिम टू वॉक ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ हिज फुट एंड टू टेस्ट फॉर इवर्जन आस्क हिम टू वॉक ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ हिज फुट। इन्वर्जन की जांच के लिए उन्हें पैर के बाहरी किनारे पर चलने के लिए कहें और इन्वर्जन की जांच के लिए उन्हें पैर के अंदरूनी किनारे पर चलने के लिए कहें।
These are quick active tests in the foot and ankle and inability to perform any of these should be make one test and passive range of movements। ये पैर और टखने के लिए त्वरित एक्टिव टेस्ट हैं। यदि इनमें से कोई भी मूवमेंट करने में असमर्थता हो तो पैसिव मूवमेंट की रेंज की जांच करनी चाहिए। ठीक है। अब है पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो ये यहीं तक रखते हैं। और एक सूचना है, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। एक कंप्लीट कोर्स 25,000 रुपये है इसकी फ़ीस, और आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके।